कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपकी हर हरकत, हर फुसफुसाहट, यहाँ तक कि आपके दिमाग में आने वाला हर ख्याल भी देखा और सुना जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास को रोज बदला जाता है और जो सच आज है जरूरी नहीं कि वो कल भी सच हो। और अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ सोचने की हिम्मत भी कर ली तो वो सबसे बड़ा जुर्म है जिसे कहते हैं विचार अपराध। ये कोई भविष्य की डरावनी कहानी नहीं बल्कि जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की दुनिया है। ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सत्ता, निगरानी और सच्चाई के हेरफेर पर एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी है। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे जहां बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। चलिए विंस्टन स्मिथ की आंखों से इस दमनकारी दुनिया को देखते हैं। तो सबसे पहले इस दुनिया को समझते हैं। कहानी 1994 में शुरू होती है लंदन में, पर वो लंदन वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। उसे अब एयर स्ट्रिप 1 कहा जाता है। ये ओशियानिया नाम के एक बहुत बड़े एक सुपर स्टेट का हिस्सा है। और माहौल कैसा है वहां का? ठंडा, बेरंग और निराशाजनक। हर जगह आपको बिग ब्रदर का चेहरा पोस्टर पर लगा दिखेगा। भारी मूछें और ऐसी आंखें जो हर वक्त आप पर नजर रखती हैं। और हर पोस्टर के नीचे लिखा होता है बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। और ये बिग ब्रदर पार्टी का सबसे बड़ा प्रतीक है। कोई नहीं जानता कि वो असल में है भी या नहीं, पर वो सर्वशक्तिमान है। और पार्टी का समाज पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने लोगों को बांट भी रखा है। हाँ, 3 हिस्सों में। सबसे ऊपर है इनर पार्टी। ये सिर्फ 2% लोग हैं जो असली सत्ता का मजा लेते हैं। अच्छा? फिर आती है आउटर पार्टी, लगभग 13% लोग। हमारा नायक विंस्टन इसी में है। ये सरकारी काम करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी पूरी तरह से नियंत्रित है। और बाकी की विशाल आबादी? वो है प्रोल्स, लगभग 85%। पार्टियों ने एक तरह से जानवरों की तरह नजरअंदाज करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग कभी संगठित होकर विद्रोह कर ही नहीं सकते। और इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए वो टेलीस्क्रीन है। हाँ, वो सबसे डरावनी चीज है। वो हर घर और हर सार्वजनिक जगह पर लगे हैं। वो सिर्फ पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते, वो 2-वे डिवाइस है। मतलब वो आपको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इनके जरिए विचार पुलिस आपकी हर हरकत, हर चेहरे के भाव पर नजर रखती है। जरा सी भी नाराजगी या असंतोष का मतलब है मौत या वाष्पीकृत हो जाना। हाँ, वेपराइज्ड, यानी आपके अस्तित्व के हर सबूत को मिटा दिया जाना। गजब की बात है। और मंत्रालयों के नाम तो बिल्कुल उल्टे हैं। बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ पीस यानी शांति मंत्रालय, जो हमेशा युद्ध की स्थिति बनाए रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ लव, प्रेम मंत्रालय, जो विद्रोहियों को पकड़कर उन पर अत्याचार करता है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी, जो राशनिंग की योजना बनाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, जो दिन रात झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाती है और इतिहास को फिर से लिखती है। ये दुनिया ही एक विरोधाभास है। पार्टी के नारे भी तो ऐसे ही हैं। युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता ही गुलामी है, अज्ञानता ही शक्ति है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई इस दुनिया से बचने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा हथियार शारीरिक नियंत्रण नहीं है, वो तो है ही, पर असली हथियार है मानसिक नियंत्रण, दिमाग पर कब्जा। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा जरिया है न्यूज स्पीक, पार्टी द्वारा बनाई गई एक नई भाषा। इसका मकसद क्या था? भाषा को आसान बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद था विचारों की सीमा को संकीर्ण करना, मतलब छोटा कर देना। ये कैसे हो सकता है? उपन्यास में एक पात्र है सैम, वो बड़े गर्व से बताता है, शब्दों का विनाश एक खूबसूरत चीज है। न्यूज स्पीक में आप स्वतंत्रता या विद्रोह जैसे शब्दों को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए कोई शब्द ही नहीं होगा। सही पकड़ा। अगर शब्द नहीं तो विचार भी नहीं। लक्ष्य ये है कि 2050 तक पुरानी भाषा यानी ओल्ड स्पीक को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ताकि विचार अपराध असंभव हो जाए। ये तो दिमाग को सुन्न कर देने वाली बात है। और दूसरा हथियार था डबल थिंक। ये क्या चीज है? डबल थिंक, इसका मतलब है एक ही समय में 2 बिल्कुल उल्टे परस्पर विरोधी विचारों को मानना और दोनों को सच समझना। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे ये मानना कि स्वतंत्रता गुलामी है, या ये मानना कि 2+2=5 होता है अगर पार्टी ऐसा कहती है। ये वास्तविकता पर पार्टी के पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। और विंस्टन का काम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में यही है। वो रोज पुराने अखबारों को बदलता है ताकि पार्टी की भविष्यवाणियां हमेशा सही साबित हों। हाँ, और पुराने दस्तावेजों को मेमोरी होल्स में डालकर जला दिया जाता है। इस तरह पार्टी अतीत पर नियंत्रण रखती है। उनका नारा भी तो है, जो अतीत को नियंत्रित करता है
वो भविष्य को नियंत्रित करता है। जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वो अतीत को नियंत्रित करता है। तो इस मानसिक गुलामी में क्या कोई व्यक्ति अपनी इंसानियत को, अपनी आत्मा को बचाए रख सकता है? मुझे लगता है यही सवाल विंस्टन को विद्रोह की ओर ले जाता है। हाँ, विंस्टन एक 39 साल का साधारण सा आदमी, पर वो अंदर ही अंदर पार्टी से नफरत करता है और उसका विद्रोह एक बहुत छोटे लेकिन जानलेवा काम से शुरू होता है। वो एक डायरी खरीदता है। एक ऐसी दुनिया में जहां अकेले रहना और अपने विचार लिखना मना है, ये एक बहुत बड़ा खतरा था। वो कांपते हाथों से अपनी डायरी में लिखता है, बिग ब्रदर मुर्दाबाद। वो जानता है कि जिस पल उसने ये सोचा वो एक मृत व्यक्ति बन चुका है। और उसका ये अकेला विद्रोह तब और गहरा हो जाता है जब उसे जूलिया मिलती है। हाँ, जूलिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में ही काम करने वाली एक जवान लड़की है। विंस्टन पहले तो उसे विचार पुलिस का जासूस समझता है, उससे डरता है। लेकिन फिर एक दिन वो चुपके से उसके हाथ में एक नोट थमा देती है, जिस पर लिखा होता है आई लव यू। और एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार और वासना को अपराध माना जाता है, उनका रिश्ता अपने आप में एक विद्रोह बन जाता है। बिल्कुल। जूलिया का विद्रोह राजनीतिक नहीं है, वो व्यक्तिगत है। उसे पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। वो बस नियमों को तोड़ना चाहती है। हाँ, वो कहती है सफलतापूर्वक किया गया यौन कार्य विद्रोह था, इच्छा विचार अपराध था। फिर वो मिस्टर चैरिंगटन की पुरानी दुकान के ऊपर एक कमरे में छिपकर मिलने लगते हैं। वो कमरा उनकी अपनी दुनिया बन जाता है ना? हाँ, उनका अपना स्वर्ग, टेलीस्क्रीन से दूर। विंस्टन एक कांच का पेपरवेट खरीदता है जिसमें एक मूंगा है। वो पेपरवेट उसे उस कमरे और उनके रिश्ते का प्रतीक लगता है। एक नाजुक खूबसूरत दुनिया जो बाहर की क्रूर हकीकत से सुरक्षित है। पर सवाल यही है कि अब ये सच में सुरक्षित हैं? और जवाब है नहीं। विंस्टन को हमेशा से लगता था कि इना पार्टी का एक सदस्य है, ओब्रायन, जो उसकी तरह ही पार्टी के खिलाफ है। उसे लगता था कि ओब्रायन उस रहस्यमय विद्रोही संगठन तो ब्रदरहुड का हिस्सा है। और एक दिन ओब्रायन उसे अपने घर बुलाता भी है और विंस्टन की उम्मीद को सच साबित करता हुआ लगता है। वो विंस्टन और जूलिया को ब्रदरहुड में शामिल कर लेता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जाल था। मतलब ओब्रायन भी मिला हुआ था। वो भला बूढ़ा दुकानदार मिस्टर चैरिंगटन असल में विचार पुलिस का एक एजेंट निकलता है, और ओब्रायन वो तो पार्टी का एक वफादार और बहुत ही क्रूर सदस्य है। तो एक रात विंस्टन और जूलिया को उनके गुप्त कमरे से पकड़ लिया जाता है। हाँ, और वो कांच का पेपरवेट जमीन पर गिरकर टूट जाता है, ठीक उनके सपनों की तरह। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लव ले जाया जाता है, वो जगह जहां कोई अंधेरा नहीं है। और यहाँ ओब्रायन महीनों तक विंस्टन पर भयानक शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता है। ओब्रायन उसे समझाता है कि पार्टी सत्ता किसी अच्छे काम के लिए नहीं चाहती। वो कहता है सत्ता का उद्देश्य सिर्फ सत्ता है। ये लाइन तो बहुत डरावनी है। हाँ, और फिर वो भविष्य की एक तस्वीर पेश करता है। अगर तुम भविष्य की तस्वीर चाहते हो तो एक ऐसे जूते की कल्पना करो जो हमेशा के लिए एक इंसान के चेहरे को कुचल रहा है। और जब इन सब यातनाओं के बाद भी विंस्टन पूरी तरह नहीं टूटता तो उसे कमरा नंबर 101 में ले जाया जाता है। कमरा नंबर 101। इस कमरे में हर कैदी के लिए दुनिया की सबसे डरावनी चीज होती है। और विंस्टन के लिए वो चीज है चूहे। हाँ, जब चूहों से भरा पिंजरा उसके चेहरे की तरफ बढ़ता है तो विंस्टन टूट जाता है। वो चीखता है, यह जूलिया के साथ करो, मेरे साथ नहीं। और उस पल पार्टी सिर्फ उसके शरीर और दिमाग को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी जीत लेती है। अंत में विंस्टन को छोड़ दिया जाता है। वो एक टूटा हुआ खोखला इंसान है। उसकी मुलाकात फिर से जूलिया से होती है और दोनों स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया था। और उनके बीच अब कोई प्यार नहीं बचा है। कहानी के आखिरी पलों में विंस्टन चेस्टनट ट्री कैफे में बैठा है और टेलीस्क्रीन पर ओशानिया की सैन्य जीत की खबर आती है। और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली है। वो बिग ब्रदर से प्यार करता है। ये अंत हमें बताता है कि एक संपूर्ण अधिनायकवादी शासन के सामने व्यक्ति की हार निश्चित है। पर ऑरवेल ने ये उपन्यास भविष्यवाणी के तौर पर नहीं बल्कि एक चेतावनी के तौर पर लिखा था। सही बात है। आज जब हम 2400 घंटे की निगरानी, सोशल मीडिया, फेक न्यूज के दौर में जी रहे हैं तो 1984 की दुनिया और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। ऑरवेलियन शब्द आज ऐसी किसी भी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल होता है जहां सरकार की निगरानी बहुत ज्यादा हो और सच को तोड़ा मरोड़ा जाता हो। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? पूरी तरह से निराशा में। लेकिन मैंने सुना है कि उपन्यास के अंत में एक परिशिष्ट है, एक अपेंडिक्स। हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। उसका शीर्षक है न्यू स्पीक के सिद्धांत। ये एक एकेडमिक निबंध की तरह लिखा गया है। तो इसमें खास क्या है? खास बात यह है कि यह परिशिष्ट मानक अंग्रेजी यानी ओल्ड स्पीक में लिखा गया है।
और ये न्यू स्पीक का विश्लेषण एक ऐसी भाषा के रूप में करता है जो अब खत्म हो चुकी है। मतलब वो भूतकाल में बात करता है। अच्छा, तो क्या क्या इसका मतलब ये है कि पार्टी का शासन हमेशा नहीं चला? ये एक छिपा हुआ संकेत हो सकता है कि अंततः न्यू स्पीक असफल हो गया और ओशिनिया का वो दमनकारी निजाम ढह गया? ऑरवेल ने ये सवाल पाठक के लिए खुला छोड़ दिया है। एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह से निराशाजनक लगती है, उसके आखिर में शायद उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण छिपी है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मानव आत्मा को हमेशा के लिए कुचला जा सकता है? या वक्त के साथ सच और आज़ादी की चाहत फिर से पनपी जाती है, चाहे उसे कितना भी दबाया जाए।